नमस्कार। हम लोगों ने ओम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, उसके अलावा किरचॉफ्स लॉज, व्हीटस्टोन ब्रिज, सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ मेथड्स हम लोगों ने बताया। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में डिस्कस किए गए। अब उन कॉन्सेप्ट्स पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज के लेक्चर में हम लोग बनाएंगे। और जो पहला सवाल हम लोग बनाने जा रहे हैं वो AIPMT 2009 में पूछा गया है। The mean free path of electrons in a metal is 4 into 10 to the power minus 8 meter. The electric field which can give on an average 2 electron volt energy to an electron in the metal in units of volt per meter will be watt. यहाँ बहुत सिंपल सा आइडिया है, हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। मीन फ्री पाथ का मतलब है ऑन एन एवरेज, ये आप कह सकते हैं एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। और मीन फ्री पाथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ऑन एन एवरेज मिलती है। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हैं ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग इनसाइड द कंडक्टर। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है, उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स की वजह से फोर्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर वर्क किया जाता है। और यहाँ पर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं कि जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मीन फ्री पाथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने के दरमियान इलेक्ट्रॉन पर कितना वर्क करेगा। और बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन सिर्फ वही एक फोर्स ऑपरेटिव होगी और उसी का वर्क होगा। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन विल बी इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है E, और सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर है कैपिटल E, वही शायद बताना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन इन मेटल। तो सपोज कीजिए कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया? वायर के एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने मेंटेन किया होगा, उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो पोटेंशियल का ग्रेडियंट कंडक्टर के अंदर में एग्जिस्ट कर रहा होगा, उस पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण बना हुआ ये फील्ड है कंडक्टर के अंदर के हर पॉइंट पर। तो वो फील्ड इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इतना लगाएगा, और इस फोर्स के लगते हुए बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स मीन फ्री पाथ के बराबर डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन कवर करेगा। तो वर्क डन हो जाएगा F डॉट D, और F और D दोनों एक ही दिशा में है, तो F इंटू D। तो F तो E टाइम्स E है, और D मीन फ्री पाथ जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। और यही बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को आप काट दे सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर विल बी 2 वोल्ट बाई लैम्डा। तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट बाई लैम्डा इज गिवन टू बी इक्वल टू 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 मीटर। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 8 वोल्ट पर मीटर। 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 8 वोल्ट पर मीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 0 अगर इसका यहाँ ले लें
तो 5 इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर मेंटेन्ड होगा। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नीट फेज 1 2017 में पूछा गया सवाल है। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस आर वेरीज विथ टाइम टी एज Q is equal to AT minus BT square, where A and B are positive constants. The total heat produced in R will be what? देखिए, चार्ज फ्लोइंग इन रजिस्टर R varies with time T as Q is equal to AT minus BT square। आपको पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो आप अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर उस रजिस्टर में फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू कितना है वो चला आएगा। तो आई आप बता सकते हैं एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम टी, वो हो जाएगा dQ/dt। और मैं समझता हूं कि डिफरेंशिएशन करना आपको आता है, तो ये हो जाएगा A माइनस 2BT। और आप देख सकते हैं कि करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, करंट वेरीज विथ टाइम। सो एट डिफरेंट टी आई विल बी डिफरेंट। तो एक कांस्टेंट करंट आपके रजिस्टर में फ्लो नहीं कर रहा है, अलग अलग टाइम पर रजिस्टर में फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू अलग अलग है। इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और किसी गिवन टी पर रजिस्टर में फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू है A माइनस 2BT। सो I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय A माइनस 2BT। और आप देख सकते हैं कि T इज इक्वल टू 0 पर, T इज इक्वल टू 0 पर करंट कितना है? एट T इज इक्वल टू 0 करंट इज A। और T इज इक्वल टू कितना पर करंट 0 हो जाता है? तो इफ I इज 0 मीन्स A माइनस 2BT विल बी 0, मीन्स T इज इक्वल टू A अपॉन 2B। तो T इज इक्वल टू A अपॉन 2B पर रजिस्टर में फ्लो करने वाला करंट 0 हो जाएगा। और आपको पता है कि जब किसी रजिस्टर में कोई करंट फ्लो करती है तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इट प्रोड्यूसेस थर्मल एनर्जी इन रजिस्टर ड्यू टू विच द टेम्परेचर ऑफ रजिस्टर राइजेज। और अगर आई करंट बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt तक किसी रजिस्टर R में फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला हो जाता है उस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt में उस रजिस्टर में प्रोड्यूस्ड हीट का फॉर्मूला हो जाएगा I स्क्वेयर R dt। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? I स्क्वेयर का मतलब A माइनस 2BT का होल स्क्वेयर R dt। और हर छोटे छोटे टाइम इंटरवल में उसमें फ्लो करने वाला करंट कुछ न कुछ हीट प्रोड्यूस करेगा। तो टोटल हीट प्रोड्यूस निकालना है और ये हीट तभी तक प्रोड्यूस होती रहेगी रजिस्टर में जब तक उसमें करंट फ्लो करता रहेगा। मतलब T 0 से लेकर के T इज इक्वल टू A अपॉन 2B तक अगर इस एक्सप्रेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर निकल जाएगा। तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर कैसे आप निकाल सकते हैं? टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर, इट कैन बी रिटन एज H इज इक्वल टू इंटीग्रल। अगर इसको A माइनस बी होल स्क्वेयर वाले फॉर्मूले से आप तोड़ दीजिए तो A स्क्वेयर प्लस 4B स्क्वेयर T स्क्वेयर माइनस 4AB T इंटू R dt
integrated from 0 to a by 2b. So h can be written as इंटीग्रल ए स्क्वेयर और आर, ये दोनों तो बाहर चला आएगा, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल डी टी फ्रॉम 0 टू ए अपॉन 2b प्लस 4b स्क्वेयर, आर बाहर चला आएगा, इंटीग्रल टी स्क्वेयर डी टी फ्रॉम 0 टू ए अपॉन 2b माइनस 4ab आर बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल टी डी टी फ्रॉम 0 टू a by 2b, and you can see this integral is very easy to be calculated. So what we can write now is, you can see h will be a square r और dt का इंटीग्रल t होगा, और जब आप लिमिट लेंगे तो ये a डिवाइडेड बाई 2b आ जाएगा, पहला टर्म। दूसरा टर्म हो जाएगा 4b स्क्वेयर r, और ये t क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो बाई 3 को आप नीचे ले लीजिए, और टी क्यूब का लिमिट लेंगे तो ए क्यूब डिवाइडेड बाई 8b क्यूब माइनस ये हो जाएगा 4ab r, और टी स्क्वायर बाई 2 होगा, तो बाई 2 तो इधर कर देते हैं, और टी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 4b square. So this will be a cube r by 2b plus ये हो जाएगा a cube r by 6b plus माइनस ये हो जाएगा ए क्यूब आर बाई 2b, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड टोटल हीट प्रोड्यूस्ड विल बी ए क्यूब आर बाई 6b. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये सवाल AIPMT 2015 में पूछा गया है, और उसके पहले BHU 2011 में पूछा गया था। 2 मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस, डायमेंशंस आइडेंटिकल है मीन्स दोनों का लेंथ बराबर होगा, दोनों का क्रॉस सेक्शन का एरिया बराबर होगा, ज्योमेट्री वाइज दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, उनके मटेरियल अलग अलग होंगे। 2 metal wires of identical dimensions are connected in series if sigma 1 and sigma 2 are the conductivities of the metal wires respectively. The effective conductivity of the combination will be what? तो इसमें क्या है कि पहले वाले वायर की लंबाई, डायमेंशंस तो दोनों के आइडेंटिकल हैं, तो अगर लंबाई L है तो दोनों की लंबाई L होगी, क्रॉस सेक्शन का एरिया दोनों का A होगा, तो मान लेते हैं कि दोनों वायर्स की लंबाइयां L हैं और दोनों के क्रॉस सेक्शन के एरियाज A हैं, तो पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ρ1 L अपॉन A, तो ये हो जाएगा L अपॉन सिग्मा 1A, और R2 हो जाएगा ρ2 L अपॉन A, तो L अपॉन सिग्मा 2A, और दोनों को जब सीरीज में जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो जाएगा R1 प्लस R2, तो L अपॉन A कॉमन हो जाएगा,
1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2, that implies R is equal to L upon A, sigma 1 plus sigma 2 by sigma 1 sigma 2। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी रो है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सिग्मा है तो R को लिख सकते हैं। अब देखिए, दो वायर्स को आपने सीरीज में जोड़ा है, दो कंडक्टर्स को ऐसे सीरीज में जोड़ा है, तो क्रॉस सेक्शन का एरिया तो यही रहेगा, लेकिन ये दोनों मिलकर के अगर एक सिंगल वायर एक सिंगल रजिस्टर की तरह मान लिए जाएं तो अब इनकी लंबाई 2L हो जाएगी। तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है और इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी को अगर हम लोग रो बोलें तो R हो जाएगा रो इंटू 2L बाई ए, तो ये हो जाएगा 2L बाई रो को 1 बाई सिग्मा लिख सकते हैं, तो 2L बाई सिग्मा ए, वेयर सिग्मा इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो R को क्या लिख सकते हैं? 2L डिवाइडेड बाई सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2 L अपॉन ए तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से सिग्मा का एक्सप्रेशन चला आएगा 2 टाइम्स सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो 2 टाइम्स सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगेन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। This question was asked in AIPMT Mains 2012. A cell having an EMF E and internal resistance R is connected across a variable external resistance R. As the resistance R is increased, the plot of potential difference V across R is given by which graph? देखिए, एक एक्सटर्नल रजिस्टर है R और इसके अक्रॉस एक सेल जोड़ा जाता है जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, एंड दिस एक्सटर्नल रजिस्टर इज ए वेरिएबल रजिस्टर, इट्स वैल्यू कैन चेंज। तो अगर किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू R है तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पर सर्किट में फ्लो करने वाला करंट कितना हो जाएगा? ओम्स लॉ लगा करके आप निकाल सकते हैं E अपॉन R प्लस R, और इतना करंट जब फ्लो करेगा तो इस वाले रेजिस्टर के एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा IR, तो ये हो जाएगा ER बाई R प्लस R, और इस न्यूमरेटर वाले कैपिटल R को अगर नीचे ले आए तो V को हम लोग क्या लिख सकते हैं? E डिवाइडेड बाई R अपॉन R इज 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। अब एक चीज आप देखिए, शुरू में जब ये वाला R 0 रहेगा तो समथिंग बाई 0 इज इन्फिनिटी, 1 प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, समथिंग बाई इन्फिनिटी इज 0। तो वेन R इज 0, वेन R इज 0 V विल बी 0। और जैसे जैसे आप R बढ़ाएंगे, R का वैल्यू बढ़ाया जा रहा है, तो इसको आप बढ़ाएंगे तो ये फ्रैक्शन छोटा होगा तो डिनोमिनेटर कम होते चला जाएगा तो फ्रैक्शन बढ़ते चला जाएगा। तो R इज इक्वल टू 0 पर V इज इक्वल टू 0 ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन, और R का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो V बढ़ेगा तो ग्राफ राइज करेगा, और R जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो V एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेगा E के बराबर। एट R इज इक्वल टू इन्फिनिटी V इज इक्वल टू E। इसमें देखिए R के बढ़ने के साथ V घट रहा है, ऐसा नहीं होगा, और लीनियर फंक्शन नहीं है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इसमें V के R के बढ़ने के साथ V घट भी रहा है और स्ट्रेट लाइन भी है, तो ये नहीं होगा। इसमें V R के बढ़ने के साथ बढ़ तो रहा है बट द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, तो ये नहीं होगा।
तो एकमात्र ऑप्शन आपके पास बच जाता है कि r इज इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू 0, और r बढ़ रहा है तो v बढ़ रहा है, और r इन्फिनिटी पर इसका कांस्टेंट वैल्यू e हो जा रहा है। और यहाँ तो ग्राफ r इज इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू 0 दे भी नहीं रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन AIPMT 2009 का पूछा हुआ सवाल है। सी द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर इट। अब आप देखिए, ये वाली बैटरी I1 करंट भेज रही है और ये वाली बैटरी I2 करंट भेज रही है। तो इधर से I1 आएगा, इधर से I2 आएगा, और दोनों मिलकर के इस वाले रजिस्टर में I1 प्लस I2 चला जाएगा। तो अगर इस वाले लूप में हम लोग किरचॉफ का लूप लॉ लगाएं, इस वाले लूप में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2, ये लिखना हम लोगों ने सीखा है। करंट के डायरेक्शन में IR ड्रॉप पॉजिटिव लेंगे, घूमने के दरमियान अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिल गया तो उसके टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, और एक बार कंप्लीटली घूमते हुए जहां से चले थे फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच मिले हुए पोटेंशियल डिफरेंसेस के सम को 0 लेंगे। सो व्हाट वी मे राइट इज I1 प्लस I2 टाइम्स R प्लस, अब इधर से जो I1 प्लस I2 आएगा वो इसमें I1 चला जाएगा और इसमें I2 चला जाएगा, तो प्लस I1 R माइनस E1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर उस तरफ ले जाएं तो हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज I1 R1, सॉरी, उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा E1 माइनस I1 प्लस I2 टाइम्स R माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन तो दिख रहा है, E1 माइनस I1 प्लस I2 R प्लस I1 R1, नहीं प्लस I1 R1 है, इसमें है E1 माइनस I1 प्लस I2 R माइनस I1 R1 इज 0। सो दिस सिम्स टू बी द करेक्ट ऑप्शन। और अगर एक बार हम लोग इस पूरे लूप में घूम जाएं तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 टाइम्स R माइनस E2 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है क्या? अगर हम लोग देखें माइनस E2 और प्लस I1 प्लस I2 R होना चाहिए, लेकिन इसमें माइनस I1 प्लस I2 R है तो ये भी गलत हो गया। और एक बार अगर हम लोग इस नीचे वाले लूप में घूम जाएं तो क्या लिख सकते हैं, अगर इस नीचे वाले लूप में हम लोग घूम जाएं तो लिख सकते हैं, यहाँ से अगर चलना शुरू करें तो माइनस E2 प्लस I2 R2 माइनस या प्लस E1 माइनस I1 R1 इज 0। तो माइनस अगर उस तरफ ले जाएंगे तो E2 माइनस E1 और प्लस I1 R1 माइनस I2 R2 हो जाएगा, और वहां माइनस I1 R1 है, तो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये क्वेश्चन नीट फेज 1 2016 का है। A potentiometer wire is 100 centimeter long and a constant potential difference is maintained across it. Two cells are connected in series first to support one another and then in opposite directions. The balance points are obtained at 50 centimeter and 10 centimeter from the positive end of the wire. In the two cases, the ratio of EMFs are what? पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है? ये सपोज कीजिए पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी और इसके पैरेलल एक मीटर स्केल फिक्स्ड होता है, हम लोग बताए थे, और इसके एंड्स के बीच हम लोग एक ड्राइविंग सर्किट जोड़ देते हैं। ये यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल,
प्लग की एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पर अगर कोई हम लोग एक सेल जोड़ें सर्टेन ईएमएफ ई नॉट का पॉइंट ए से बी के बीच, और इसको एक रेजिस्टेंसलेस वायर से जोड़ देते हैं, और यहाँ से एक जॉकी लगी रहती है, गैल्वेनोमीटर होता है और उससे एक जॉकी लगी रहती है। अगर ये यहाँ से एल लेंथ पर बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट प्राप्त होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो यहाँ से यहाँ के बीच का। और अगर पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई एल है तो एल लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी, तो यूनिट लेंथ के क्रॉस वी ए बी बाई एल, तो एल लेंथ के क्रॉस हो जाएगा वी ए बी बाई एल टाइम्स एल, तो यही ई नॉट के बराबर होगा। ई नॉट इज इक्वल टू एल अपॉन एल वी ए बी। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर लेते हैं। पहले दो सेल सीरीज में जोड़े गए हैं इस तरह से कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनके ईएमएफ्स E1 और E2 हैं तो यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो E1 प्लस E2 होगा वो L अपॉन एल टाइम्स वी ए बी होगा, और बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर पर मिल रहा है तो स्मॉल एल इज 50 सेंटीमीटर अपॉन एल टाइम्स वी ए बी। उसी तरह से जब वो अपोज करेंगे एक दूसरे को तो E1 माइनस E2 विल बी, अब बैलेंस पॉइंट 10 सेंटीमीटर पर मिल रहा है बाई एल टाइम्स वी ए बी, तो दोनों को आप डिवाइड कर दें तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 5, दैट इम्प्लाइज E1 प्लस E2 इज 5 E1 माइनस 5 E2, दैट इम्प्लाइज 4 E1 इज 6 E2, दैट इम्प्लाइज E1 by E2 is 3 by 2, so the correct ratio is 3:2। ये क्वेश्चन AIPMT 2010 में पूछा गया है, जिसमें पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट दोनों को मिलाने की कोशिश की गई है। वैसे मूलतः ये पोटेंशियोमीटर का ही सवाल है। ये एक सर्किट दिखाया गया है जिसमें ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है और ये पोटेंशियोमीटर का ड्राइविंग सर्किट है, और नीचे में ये एक रजिस्टर R है और ये एक X है और इसके क्रॉस की है और बैटरी जोड़ी गई है, और ये कुछ 2 वे की है। तो जब ये 2 वे की ओपन है तो कहा गया है अ पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेटअप एज शोन, द potential gradient across the potentiometer wire is k volt per centimeter and the ammeter present in the circuit reads 1 ampere when 2-way key is switched off. The balance points when the key between the terminals 1 and 2 and 1 and 3 is plugged in are found to be at the lengths of L1 centimeter and L2 centimeter respectively. The magnitude of resistances R and X in ohms will be what? देखिए, इसमें जब 1 एम्पियर का करंट जाएगा तो यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा IR 1 इंटू R, तो R वोल्ट। यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा X वोल्ट, और यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा R वोल्ट प्लस X वोल्ट, R प्लस X वोल्ट। शुरू में जब 2 वे की 2 पर है, ये यहां पर कनेक्टेड है, तो हमें नल पॉइंट मिलता है, बैलेंस पॉइंट मिलता है इस कितना लेंथ पर, L1 सेंटीमीटर पर। जब ये L1 सेंटीमीटर है, ऐसा कब होगा? ये सीधे कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है यहां से, तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं, और ये पॉइंट जब सेम पोटेंशियल पर होगा तभी पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगी और गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और वो नल पॉइंट देगा। इसका मतलब यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा
जो यहां से यहां के बीच का है, और यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है R वोल्ट, IR होता है, I 1 एम्पियर है, तो 1 इंटू R हो जाएगा। और पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है K वोल्ट पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ने से पोटेंशियल डिफरेंस K वोल्ट का क्रिएट होता है, और L1 सेंटीमीटर ये है, तो ये K टाइम्स L1 हो जाएगा। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन से हम लोग लिख सकते हैं कि K टाइम्स L1 इज इक्वल टू R। अब अगर ये 2 वे की 0.3 से कनेक्ट हो जाएगा, तो यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो यहां से यहां के बीच का होगा। और अब ये नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट मिल रहा है L2 सेंटीमीटर पर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, K टाइम्स L2 ये हो जाएगा यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको यहां से यहां के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, तो वो R प्लस X होगा। तो X को हम लोग लिख सकते हैं KL2 minus R, and R is KL1, so X will be KL2 minus L1। तो R हो जाएगा KL1 के बराबर, और X हो जाएगा KL2 माइनस L1 के बराबर। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ाया था उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोगों ने किया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात शुरू करेंगे। आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।